नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज पहली बड़ी खबर ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। ट्रंप के 3 एक्शन प्लान लीक हुए हैं। होर्मुज से लेकर खर्ग और यूरेनियम के ठिकानों तक जमीनी हमले की योजना बनाई जा रही है। ईरान पर यह हमला कब होगा, जानने की कोशिश करेंगे। ईरान को भी अमेरिकी मरीन्स का बेसब्री से इंतजार है। ट्रंप को तेहरान की नई चेतावनी वेलकम टू हेल वायरल हो रही है। बात हूती विद्रोहियों की जंग में उनकी एंट्री से एक नया संकट खड़ा हो गया। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब समुद्री मार्ग पर तेल वाली नाकाबंदी की आशंका है। इस बीच अब भारत में पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा। केंद्र के इस फैसले के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? खाना बनाने के लिए ये आम आदमी को किस तरह की राहत है? बंगाल भी चलेंगे, वहां ये जानेंगे कि कांग्रेस ने चुनावी युद्ध के लिए दलित आदिवासी मुस्लिम कार्ड क्यों चलाए। और आज संसद में नक्सलवाद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बड़ा ऐलान किया। लेकिन शुरुआत 31वें दिन पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध के वीडियो ट्रेलर से। आज विक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक निरंकुश राष्ट्रपति की तानाशाही है। अब तक दुनिया सोच रही थी कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अब ट्रंप ने उसकी असली वजह बता दी है। ट्रंप दावा करते थे कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया, इसीलिए उसे रोकना होगा। लेकिन ट्रंप आज तक इसका सबूत नहीं दे पाए। लेकिन अब जाकर ट्रंप ने अपने असली इरादे दुनिया के सामने जाहिर कर दिए हैं। ट्रंप की ईरान के खजाने पर नजर है। ये ईरान की वो बेशुमार दौलत है जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में काफी चौंकाने वाली बातें कही। ट्रंप के लिए ये युद्ध किसी बिजनेस पोर्टल से कम नहीं है। ईरान में चल रही जंग का असर दुनिया भर की तेल कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप बेफिक्र है। अब उन्होंने तेहरान पर स्ट्राइक के पीछे की असली वजह बताई। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में खुलकर कहा कि उन्हें ईरान का तेल चाहिए, यानी ये एक तरह से अमेरिका की लूट है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का संवर्धित यूरेनियम चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें होर्मुज ट्रेड का पूरा कंट्रोल चाहिए, यानी एक तरह से ट्रंप की ये दादागिरी से कम नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान युद्ध पर कई कमेंट किए हैं, जिसका ईरान ने भी जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि तेल एक बूंद भी नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर ईरान ने जवाब दिया है कि अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो नर्क के दर्शन कराएंगे। ट्रंप ने कल जोश जोश में मीडिया के सामने कहा कि ईरान ने तोहफे में मुझे तेल की 20 बोट दी है। इस पर ईरान ने कहा कि ट्रंप बहुत बड़े झूठे हैं, ईरान ने कुछ भी नहीं दिया है। वैसे खर्ग आइलैंड पर कब्जे के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी साल की शुरुआत में ही 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। अमेरिका की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया। ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला से भारी संख्या में ड्रग्स और क्रिमिनल्स अमेरिका पहुंच रहे हैं, इसीलिए एक्शन जरूरी था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल है। दुनिया में वेनेजुएला तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अब अमेरिका तय कर रहा है कि वेनेजुएला से किन देशों में तेल जाएगा। आपको ये बैकग्राउंडर इसलिए बताना जरूरी था कि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया है। अब ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें ईरान का तेल चाहिए। इसकी वजह भी जान लीजिए। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। ईरान के पास लगभग 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ईरान के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% तेल है। ईरान रोजाना लगभग 30 से 45 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। अगर ईरान अपने तेल पर निर्भर रहे तो यह 290 वर्षों तक चल सकता है। ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार भी है। ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है। यही वजह है कि ट्रंप सोते जागते ईरान के तेल वाला ख्वाब देख रहे हैं। और इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है, दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल है उसमें से ईरान का जो क्रूड ऑयल है उसको सबसे साफ और प्योर माना जाता है, जिसकी रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कम खर्च आता है। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी दी है कि वो खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। दरअसल खर्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है।
ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं से दुनिया भर में जाते हैं। खर्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी है। खर्ग द्वीप तेल को जमा करने और जहाजों में भरने का मुख्य हब है। खर्ग की रणनीतिक लोकेशन भी ईरान के लिए खास है। ये फारस की खाड़ी में स्थित है, जो दुनिया के अहम तेल रूट है। अगर खर्ग छिन गया तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट लगभग रुक सकता है। ईरान में सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्ग से होने वाले तेल निर्यात से आता है। इसी पैसों से सरकारी खर्च, बुनियादी सेवाएं और सैन्य ढांचा चलता है। अब ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के खर्ग द्वीप की सुरक्षा व्यवस्था कोई खास नहीं है, हम बहुत आसानी से इस पर कब्जा कर सकते हैं। ईरान की सेना पहले ही तबाह हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसे तेजी से परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% तक किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम का इस्तेमाल किया था, कहते हैं कि उसमें एनरिच्ड यूरेनियम सिर्फ 45% था। एक स्कूल ऑफ थॉट यह भी है कि ईरान के पास अभी जितना एनरिच्ड यूरेनियम है, इससे 10 से 12 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने आज तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ दावा किया। वैसे अगर अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा भी कर लिया तो भी उसे अमेरिका ले जाना आसान नहीं होगा। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका या कोई और देश ईरान के यूरेनियम को वहां से निकालने की कोशिश करे तो यह बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन होगा। यूरेनियम जहरीली गैस के रूप में सिलेंडरों में रखा गया है। ये सिलेंडर बहुत भारी, संवेदनशील और खतरनाक होते हैं। इन सिलेंडरों को उठाना, संभालना और ले जाना बेहद मुश्किल है। एक छोटी सी गलती रेडिएशन फैला सकती है। ईरान की बारूदी सुरंगें बड़ी चुनौती बन सकती हैं। यूरेनियम ले जाने वाले इंजीनियर्स को खास उपकरणों की जरूरत होगी। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट के चारों ओर एयरफील्ड भी बनानी होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने इससे पहले भी अन्य देशों से समृद्ध यूरेनियम को हटाने का काम किया। 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया इसमें शामिल। 1994 में अमेरिका के प्रोजेक्ट सफायर चला था, जिसके तहत कजाकिस्तान से यूरेनियम ला गया। 1998 में अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉर्जिया की राजधानी के पास एक रिएक्टर से यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन चलाया था और उसे स्कॉटलैंड के एक परमाणु परिसर में ले जाया गया। दोनों ही ऑपरेशन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का मामला उसके भूगोल, रक्षा प्रणाली और भू राजनीतिक स्थिति के कारण कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, आपने ये तो समझ लिया होगा कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए ट्रंप के 3 मेन टारगेट्स क्या हैं, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कैसे ईरान के यूरेनियम्स को कब्जे में लिया जाएगा, कैसे खर्ग द्वीप पर चढ़ाई करनी है, कैसे होर्मुज़ पर कब्जा करना है, जमीन, आसमान और समंदर से कुल कितने सैनिकों की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसकी डिटेलिंग आपको देते हैं। हमने इसे समझने के लिए और आपको समझाने के लिए बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। लेकिन सबसे पहले सैनिकों की संख्या की बात करें। देखिए, ऐसी रिपोर्ट है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका के 10,000 से अधिक सैनिक पश्चिमी एशिया पहुंच रहे हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉम्बिनेशन। यूएसएस ट्रिपोली, जो एम्फीबियस ग्रुप है, उस पर सवार होकर 3500 सैनिक पहले ही ईरान के नजदीक हैं। ये 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं, जो किसी भी समंदर के ऑपरेशन के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनके अलावा 2500 सैनिक यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत से कैलिफोर्निया से निकल चुके हैं। ये अमेरिका की 11वीं एक्सपीडिशनरी यूनिट के मरीन्स हैं, जबकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिकों को पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड होकर टारगेट पर कब्जा करने का मिशन दिया जा सकता है। अब पहले मुख्य टारगेट की बात, ईरान के यूरेनियम का जिक्र, जिस पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर हथियार बनाने के सामान को जब्त करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के पास 450 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए हमने आपको बताया 90% एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अब ट्रंप इस यूरेनियम पर कब्जे के लिए सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भीषण स्ट्राइक कर सकते हैं। हवाई हमले कराने का मकसद वहां पर तैनात ईरानी फौज को तुरंत एंगेज करना होगा। जब ईरान की सेना उन हवाई हमलों का मुकाबला कर रही होगी या कहें कि जान बचाने का प्रयास कर रही होगी, तभी रात के अंधेरे में अमेरिकी थल सैनिकों की उन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई लैंडिंग करवाई जाएगी।
जहां वो अमेरिकी सैनिक ईरानी सैनिकों का सामना करेंगे। ये लड़ाई जब वो जीत लेंगे तभी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का कब्जा हो पाएगा। इसके बाद अमेरिकी सेना के जॉइंट ऑपरेशन कमांड की यूनिट बुलाई जाएगी। ये वो ट्रेन सैनिक होंगे जिन्हें पहले से ही न्यूक्लियर हथियारों को निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आपको बता दें कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में बड़े से सीमेंट टैंक में रखे जाते हैं। अगर किसी टैंक से रेडिएशन जैसा कुछ खतरा दिखेगा तो उसे वहीं पर छोड़ देंगे और जो यूरेनियम ठीक ठाक सुरक्षित होंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, ईरान से अमेरिका भेज दिया जाएगा। जानकारों की माने तो यह ऑपरेशन हर चरण में काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ट्रंप ने खमेनी को खत्म करके सोचा कि रिजीम चेंज हो जाएगी, इस पूरे ऑपरेशन में भी एक फ्लॉ है। अमेरिका या पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि वो कौन से कंटेनर्स हैं और वो कौन सी जगह पर है जहां पर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम एब्सोल्युटली जियो टैग्स के साथ रखा है। किसी को नहीं पता है, यानी सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। खैर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जे के अलावा ट्रंप खर्ग आइलैंड पर भी कब्जा चाहते हैं। खर्ग आइलैंड ट्रंप का दूसरा मेन टारगेट हो सकता है। वहां के तेल पर अमेरिका अब अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें वहां की जमीन पर सेना उतारनी होगी। ये ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हो सकता है? पेंटागन के सोर्सेज से पश्चिमी अखबारों में छप रही खबरों को माने तो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर सबसे पहले अमेरिकी जेट्स बमबारी कर सकते हैं। उन फाइटर जेट्स के टारगेट पर खर्ग आइलैंड में स्थित ईरान के मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम होंगे, जिन्हें एयर स्ट्राइक से तबाह करना होगा। ये काम जब वायुसेना पूरा कर देगी तब अमेरिकी मरीन्स खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू कर देंगे। वो वहां जाकर ईरान के सभी महत्वपूर्ण साइट्स पर कब्जा करेंगे। हालांकि जितना कहने में आसान है उतना रियल में नहीं होगा। खर्ग में भी अमेरिकी सैनिकों को ईरानी फौज का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। खर्ग आइलैंड ईरान के दिल की धड़कन है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था इसी द्वीप पर टिकी है। यहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वहां पर बमबारी की थी। ट्रंप ने खर्ग में ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट तबाह करने का दावा किया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान अब मिरर अटैक कर रहा है, यानी जो हमला उस पर होगा वैसे ही हमला वो औरों पर करेगा। तो खर्ग पे अगर हमला करता है अमेरिका तो यह समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऑयल पॉइंट्स पर ईरान काउंटर अटैक करेगा। और यह अब धीरे धीरे मिडल ईस्ट को तो समझ में आ गया। पूरी दुनिया से मतलब मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको ईरान में अमेरिका के तीसरे मेजर टारगेट के बारे में बताते हैं। वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिस पर कब्जे की लड़ाई बहुत भयानक हो सकती है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पर कब्जे से पहले अमेरिकी सेना को केशम आइलैंड पर हमला करना होगा। वहां बने ईरान के अंडरग्राउंड टनल को टारगेट करना होगा, क्योंकि इसी अंडरग्राउंड टनल में एंटीशिप मिसाइलें, माइंस, ड्रोन्स और जेट्स रखे जाते हैं। केशम आइलैंड के अलावा लराक, अबू मूसा, ग्रेटर तनूब और लेजर तनूब आइलैंड पर भी कंट्रोल जरूरी होगा, क्योंकि ईरान ने इस समय इन सभी आइलैंड्स पर अपनी सेना को एक्टिव किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो माइंस समुद्र में पहले से बिछाई जा चुकी हैं, उन्हें हटाने का काम भी फौरन करना होगा। जानकार मानते हैं कि समुद्र में बिछी इन ईरानी माइंस को ही हटाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों टारगेट भले ही ट्रंप की नजर में आ चुके हों, लेकिन वहां पर जमीनी हमला कर पाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। और इसके बाद पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले कितने विध्वंसक हो जाएंगे, ये अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, एक चीज सोचिए, जो अमेरिका अभी ईरान के समुद्र में 1000 किलोमीटर के दायरे तक नहीं पहुंच पाया है अपने वॉरशिप्स के जरिए, समंदर की मैं बात कर रहा हूं, वो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है और इधर ईरान उसके हथियारों को एक के बाद एक ध्वस्त करता जा रहा है। इसमें एक लूप है, आपको बताएंगे अभी। इनमें वो हाईटेक और एडवांस हथियार भी हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बहुत गुमान था। ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन ईरान ने उन अमेरिकी हथियारों का क्या हाल कर दिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के हैंडल IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग से ये 3 तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें यूएस फोर्स का $700 मिलियन का विमान तबाह नजर आया। इस अमेरिकी प्लेन का नाम है E-3 सेंट्री AWAC। AWAC यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, खतरों से आगाह करने वाला वो एयरक्राफ्ट जिसे अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन ये ईरानी मिसाइल और ड्रोन का प्रहार झेल नहीं पाया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये खतरों से आगाह नहीं करता है, आगाह ही नहीं करता है, बल्कि ये
आसमान में जब रहता है तो कई सारे एयरक्राफ्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके यह बताता है कि कहां हमला किया जाए, टारगेट कितना दूर है, या एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है कि नहीं, या मिसाइल कहां से आ रही है। ये सारी चीजें एवैक्स जब एयरबॉर्न होता है तो वो करता है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। 27 मार्च को हुए इस हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम E-3 सेंट्री एवैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी कीमत $700 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 6000 करोड़ है। यह एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता हुआ एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह है, जो एक सर्विलांस विमान की तरह इसका इस्तेमाल आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे का पता लगाने के लिए होता है। एवैक्स शतरंज के उस मास्टर की तरह है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें देखता है और फाइटर पायलट उसी आधार पर मिशन को अंजाम देते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हुए नुकसान से पश्चिम एशिया में अमेरिका के एरियल ऑपरेशन की क्षमता को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना बहुत जरूरी है। जिस दिन ट्रंप ने सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं उनके ऊपर एक बहुत ही हल्का कमेंट पास किया, उसके बाद कहा जा रहा है, ऐसा ओपन सोर्स में कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें सऊदी की तरफ से लीक की गई ईरान को अमेरिका की असलियत दिखाने के लिए। खैर, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हमले से पहले इस बेस पर करीब 6 ऐसे विमान तैनात थे। ईरान का दावा है कि उसके हमले में हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान भी चपेट में आए। साथ ही 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। 1970 के दशक से सेवा में मौजूद ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट कई बड़े सैन्य ऑपरेशंस में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला अचानक नहीं, बल्कि ईरान की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ये बेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी ऑपरेशंस का एक प्रमुख केंद्र है। ईरान के खिलाफ वर्तमान युद्ध में अमेरिकी वायुसेना बहुत हद तक इस एयरबेस पर निर्भर है, इसीलिए ये एक हाई वैल्यू टारगेट माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान से लोहा लेने के चक्कर में अमेरिका न केवल अपने आधुनिक हथियार गंवा रहा है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति के साथ खजाने को भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, उसकी जो सुपर पावर की छवि है उसको धक्का लग रहा है। युद्ध में अब तक हेलफायर मिसाइलों से लैस 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान गिरा चुका है। इन 12 ड्रोन की कीमत ही करीब 3400 करोड़ रुपए। कुवैत में 3 F-15 फाइटर जेट्स गिरे थे, एक की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए। इस हिसाब से उसे 2700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। ऐसे एक विमान की कॉस्ट करीब 370 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से उसे 2220 करोड़ का चूना लगा है। इस युद्ध में एक F-35 स्टेल्थ फाइटर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ईरान का कहना था कि उसने हमला किया, लेकिन अमेरिका ने कहा तकनीकी खराबी थी। एक F-35 की लागत करीब 1200 करोड़ है और अब एक एवैक विमान जिसकी कीमत करीब 6600 करोड़ है। इस तरह 23 विमानों और ड्रोन के नष्ट होने से अमेरिका का अनुमानित नुकसान करीब 16,000 करोड़ को पार कर चुका है। जबकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की रेंज बढ़ती जा रही है। दुबई हो या कुवैत, जॉर्डन हो या सऊदी अरब, इराक हो या फिर बहरीन, 24 घंटे में ईरान ने अपनी विध्वंसक बमबारी से कई मुल्कों को दहला रखा है। जंग के 31वें दिन की वॉर रिपोर्ट। कुवैत में पीने के पानी का करीब 90% डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले से कुवैत में पीने के पानी पर संकट हो सकता है। इस हमले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भारतीय कर्मचारी की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि 27 मार्च को ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला हुआ था, जिसका बदला उसने कुवैत से लिया है। यूएई में 24 घंटे में 16 मिसाइलें और 42 ड्रोन से अटैक किए गए। ट्रंप की नजर खर के तेल पर है तो इस बीच तेल को लेकर एक नया अलार्म बजा है और उसकी लोकेशन है रेड सी यानी लाल सागर। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट पहले से ही लगभग लॉक है। अमेरिका से लाल सागर पर जो रिपोर्ट आई उसमें डर और चिंता की मात्रा ज्यादा है। सवाल है, क्या एक तेल संकट से, एक नए तेल संकट से सामना होने वाला है? क्या कच्चे तेल के दाम में अभी और आग लगेगी? क्या दुनिया कच्चे तेल की असली क्राइसिस अब और झेलने वाली है? क्या यूरोप और एशिया के देश तेल के लिए तरसने वाले हैं? ये सवाल हूती विद्रोहियों की एक चेतावनी से निकले हैं जो अब खुलकर ईरान के साथ वॉर जोन में उतर गए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ बम और बारूद की नहीं है, बल्कि अब ये एक आर्थिक विश्व युद्ध की तरह बनती जा रही है, क्योंकि धमाके तो अलग अलग शहरों में हो रहे हैं लेकिन असली आग तेल में लगी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से कच्चे तेल के दाम पहले से ही
काफी ऊपर हैं। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अधीन काम करने वाली संस्था मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि ईरान के प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले हूती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी में हमला कर सकते हैं। हूती विद्रोहियों का टारगेट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल शिप, और सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली जहाजों पर है जिन पर हूती विद्रोही ड्रोन, मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल और मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। जिस बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हूती विद्रोहियों के हमले का सायरन बज रहा है उसकी खासियत है कम चौड़ाई, जो हूतियों को इसे कंट्रोल करने में मदद करती है। ये स्ट्रेट अपने सबसे संकीर्ण पॉइंट पर सिर्फ 18 मील चौड़ा है, जिससे ये हूती विद्रोहियों के लिए आसान टारगेट होता है। बाब अल मंदेब असल में लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बाब अल मंदेब अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में जिसका मतलब है आंसुओं का द्वार। इसीलिए सवाल है कि अब लाल सागर से दुनिया के तेल वाले आंसू निकलने वाले हैं। अगर लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला होता है तो कैसे दुनिया और खासकर यूरोप और पश्चिमी देशों के लिए तेल वाली तबाही आ सकती है, ये जरा डिटेल देखते हैं आप। असल में बाब अल मंदेब तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई के लिए दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल व्यापार की लगभग 12% सप्लाई बाब अल मंदेब से होती है और 20% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो 20 और 12 आप देखते जाइए। इसी समुद्री रास्ते से दुनिया का करीब 10% तेल और एलएनजी निकलता है। रिपोर्ट के अनुसार रोज 80 से 90 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच तेल और गैस का अधिकांश ट्रांसपोर्टेशन भी इसी रास्ते से होता है और स्वेज नहर से गुजरने वाला कोई भी जहाज बाब अल मंदेब से होकर ही गुजरता है। अगर ये बाब अल मंदेब रूट बंद हो गया तो दुनिया का करीब 30% गैस और तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। जहाज़ों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा और शिप केप ऑफ गुड होप रास्ते से होकर जाएगा। तो बहुत लंबा रूट होगा। इस लंबे रूट की वजह से तेल गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग की लागत भी बढ़ जाएगी और ये तेल और गैस की कीमत में एक और ट्रिगर पॉइंट होगा उसके दाम ऊपर ले जाने के लिए। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पिछली बार जब हूती से युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने युद्ध अबैंडन किया था, जीता नहीं था। एनर्जी वाली फिक्र भारत में भी है। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध का साइड इफेक्ट पूरी दुनिया की तरह भारत पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल वाले अलार्म के बीच भारत में एक बड़ा फैसला हुआ है जिसका केंद्र है केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। कुछ वर्षों पहले तक केरोसिन सरकारी राशन की दुकानों पर मिलता था। सब्सिडी के रेट पर मिलने वाला यह तेल लालटेन या लैंप जलाने, मिट्टी के तेल वाले स्टोव जलाने और कई दूसरे कामों में इस्तेमाल होता था। 2014 के बाद स्थिति बदली। मौजूदा वक्त में यह केरोसिन कथा अपने अंत की ओर थी, लेकिन एक बार फिर सरकार को इस केरोसिन की याद आई। सरकार ने फैसला किया है कि अब राशन की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन ऑयल मिलेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंप से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 60 दिनों तक 21 राज्यों के हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों से केरोसिन ऑयल मिलेगा। खास बात यह है कि जो राज्य केरोसिन मुक्त हो गए थे वहां भी अस्थायी रूप से बिक्री का आदेश दिया गया है। इसके अलावा केरोसिन बांटने वाले एजेंट्स और डीलर को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार 21 राज्यों में पीडीएस यानी सरकारी राशन की दुकानों पर भी मिट्टी के तेल की बिक्री शुरू की जा रही है। इस फैसले के तहत क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पीडीएस के जरिए केरोसिन आपूर्ति फिर शुरू होगी, जहां इसे पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने राशन की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप पर केरोसिन ऑयल की बिक्री को जो मंजूरी अस्थायी तौर पर दी, उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त, केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने और घर में रोशनी के लिए होगा। दूसरी शर्त, एक पेट्रोल पंप पर केरोसिन का 5000 लीटर से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, पेट्रोल पंप इस आदेश के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। और एक और शर्त, केरोसिन के स्टॉक और सप्लाई का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पांचवी शर्त, प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती है। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त हो चुके थे, वहां इसकी अस्थायी बिक्री शुरू करने का फैसला क्यों? देखिए जरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध। हम सब समझते हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर दिखाई दे रहा है।
सरकार की कोशिश है कि एलपीजी की कमी के बीच लोगों को वैकल्पिक ईंधन मिलता रहे, जरूरतमंद परिवारों में खाना बनाने का संकट ना हो, इसके अलावा घरों में रोशनी के लिए भी वैकल्पिक ईंधन मौजूद रहे। वैसे सवाल यह भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्योंकि बिजली और गैस से चलने वाले सामान खरीद चुके ज्यादातर घरों में अब न लालटेन मिलेगी न केरोसिन से चलने वाले स्टोव, तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग है ना? वैसे आपके लिए केरोसिन रिटर्न्स वाली खबर पर फिक्र की फ्लैशबैक वाली फाइल भी है। भारत में केरोसिन की बिक्री पर कभी भी एक बार में रोक नहीं लगी, बल्कि 2014 से 2020 के बीच में इसे सिस्टमैटिक तरीके से कम किया गया। मोदी सरकार के आने के बाद उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन को बढ़ावा दिया गया। राशन की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन की बिक्री धीरे धीरे बंद हुई। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ने 2018 से 2020 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी और खुद को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया। फिर इस लिस्ट में यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और एमपी जैसे कई राज्य शामिल हुए। तब केरोसिन की बिक्री रोकने के पीछे का मकसद प्रदूषण कम करना, पेट्रोल डीजल में मिलावट रोकना और सब्सिडी का बोझ घटाना था। इस वजह से 2020 तक ज्यादातर जगहों पर केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग समाप्त हो गया। बस जिन राज्यों में एलपीजी और बिजली की पहुंच सीमित थी, वहां केरोसिन की सीमित आपूर्ति जारी रही। सब्सिडी खत्म हुई तो केरोसिन की कीमत ज्यादा हो गई। एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता के कारण इसका उपयोग कम होता चला गया और 2020 तक केरोसिन बाजार से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सरकार को युद्ध काल में फिर से केरोसिन की याद आई। इस फैसले के पीछे एक और दिलचस्प पेच है। एक दौर था जब किसी पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिल जाता था तो उसे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मानकर सीज कर दिया जाता था। तर्क था कि पेट्रोल पंप मालिक केरोसिन को डीजल और पेट्रोल में मिलाकर बेच सकते हैं। अब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं, जो काम पहले अवैध था और जिसकी वजह से पेट्रोल पंप सीज हो सकता था, वो अब शर्तों के साथ वैध कैसे हो गया? असर क्या पड़ रहा है? गैस महंगी मिलने का, खाना भी महंगा हो चुका है। तो अब दिल्ली में एक बार फिर से जो केरोसिन है उसकी वापसी होती हुई दिख रही है और केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अब केरोसिन बेचा जा सकता है। विशाल, क्यों आपको मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करना पड़ा? मिट्टी का तेल इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा गैस की वजह से। गैस की किल्लत थी, गैस नहीं मिल रही। नहीं। क्या रेट मिलता है? 150 और होना क्या चाहिए? 100 के आसपास होना चाहिए। यानी कि 1.5 गुना महंगा मिल रहा है। जी, सरकार ने बोला है तो रेट कम करने चाहिए, क्योंकि जब रेट कम होगा तो हमारा भी थोड़ा फायदा सरकार ने होगा। अनुमति दी, बेच सकते हैं पेट्रोल पंप के जरिए। हर जिले में 2 पेट्रोल। हमें भटकना नहीं पड़ेगा ना। अब हमें एक जगह मिल जाएगी कि भाई इस जगह पे आपको तेल मिलेगा, आप यहाँ चले जाओ। जब से ये एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत शुरू हुई है, तब से क्या इसकी बिक्री बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है अच्छा जी। रोजाना कितने ग्राहक आते हैं इसको ढूंढते हुए? रोजाना 10, 12, 15, 20 जैसे भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि मिट्टी तेल वापसी हो जाएगी मार्केट में तो उससे कुछ काम? हाँ, थोड़ा बहुत काम संभल सकता है अगर वापसी हो जाए तो। रिक्वायरमेंट आएगी तो ये लागू होगा, तो इसके प्रावधान हमें देखने पड़ेंगे कि किसको बेचा जाए, कहीं कमर्शियल ना यूज़ कर ले, कोई राशनिंग करनी है या नहीं, तो ये तब के तब देखेंगे। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नक्सलवाद पर सरकार की बड़ी स्ट्राइक की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर देश से पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। पहले बस्तर में लाल आतंक की परछाई थी, लेकिन आज वहां विकास हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के दौरान आदिवासियों तक घर, स्कूल और मोबाइल टावर नहीं पहुंचाने दिया और अब हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग नक्सलवाद की वकालत करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ था। आपको अमित शाह की बड़ी बातें बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से देश को बताया कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। 2024 से 2026 के बीच 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। 2024 से 2026 के बीच 2218 नक्सली गिरफ्तार किए गए।
2024 से 2026 के बीच 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का किला ध्वस्त किया है। नक्सलियों के 21 बड़े नेताओं का खात्मा किया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 30 नक्सली मारे गए। देश के 12 राज्य नक्सलवाद से पीड़ित थे। जो काम जनता चाहती थी वो 2014 के बाद हुआ। हमारी पॉलिसी है, जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली से दिया जाता है। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक आदिवासियों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? संसद में आज नक्सलवाद पर चर्चा सिर्फ सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले हुई। अमित शाह कई बार 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया। ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। और अब फिक्र की चुनावी फाइल खोलते हैं। बात 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल की, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 284 नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें 71 सीट दलितों को दी गई, जबकि राज्य में सिर्फ 67 आरक्षित सीटें हैं। 68 आरक्षित सीटें हैं, यानी आरक्षित से ज्यादा सीटों पर दलितों को टिकट देकर दलित वर्ग को संदेश देने की कोशिश। इसका एक मतलब यह भी है कि सामान्य कोटे की कुछ सीटों पर भी दलित उम्मीदवार होंगे। 67 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए, कुल 72 को देना तय हुआ। 16 आदिवासियों को टिकट मिला, 44 महिलाएं उम्मीदवार बनाई गई हैं। इस तरह कांग्रेस बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। बरहामपुर से 5 बार के सांसद और पूर्व नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस से लोकसभा सांसद रही मौसम नूर, जो टीएमसी से राज्यसभा सांसद थी, वो कांग्रेस में वापस आई तो उन्हें मालतीपुर से टिकट मिला है। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लड़ रही है, हालांकि पिछली बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। देखिए, मेरा यह खुद ये मैं रहने वाला हूँ। पिछले 5 टर्म में मैं यहाँ लोकसभा में जीतते आ रहे हूँ। ये तो नई जगह तो नहीं है मेरे लिए ना। तो पार्टी ने मुझे कहा, हारे तो क्या है, दोबारा शुरू करो, विधानसभा चुनाव में उतरो। मैं पार्टी का फौज हूँ, मुझे लगा कि पार्टी के हिदायत मुझे मान के चलना चाहिए, बस इसलिए उतर गए। मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हूँ और मैं लीडर होकर मैं चुनौती देते हैं। आज का दिन में कांग्रेस बंगाल में 0 पोजीशन में है। ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट इतना दिन करीबन 15 साल से चल रहा था, कि वो जोट इस बार खत्म हो गया। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटी वोट बोलिए, सब मिला के कुल मिला के सबका जो वोट है उससे ज़्यादा वोट तृणमूल के लिए था। अभी और बढ़ेगा वो वोट। कांग्रेस का ही तो था मुसलमान वोट,
ममता जी उसको ले लिया, तो अभी कांग्रेस उसी वोट को वापस मांगना चाहता है। सारे मुसलमान का पीछे पड़े हुए हैं। ये सबसे चिंता का विषय है। जो एक सेक्शन मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने वाले हैं और संख्या गरिष्ठ जो हिंदू है उनका वोट बीजेपी को मिलेगा ही नहीं। देखिए, अगर टिकट बंटवारे का गणित देखें तो कांग्रेस ममता बनर्जी से दो हाथ करने की तैयारी में दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, जो कुल 294 सीटों में 120 पर असर रखती है। अब तक के कैलकुलेशन के आधार पर मुस्लिम को टिकट देने में कांग्रेस आगे दिख रही है। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की सूची में 47 मुस्लिमों को टिकट दिया है। कांग्रेस 72 मुस्लिमों को टिकट देने का दावा कर रही है, जबकि ओवैसी की AIMIM ने हुमायूं कबीर की AJUP के साथ 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। ऐसे में इस चुनाव में मुस्लिम वोटों के लिए काफी मेहनत दिख सकती है। ममता को मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता है। लेफ्ट की नज़र भी इसी वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने मुसलमानों के टिकटों की संख्या बढ़ाकर पेच फंसा दिया है, क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वाला दाव खेल रहे हैं। यानी ममता के वोट बैंक पर जो दल और एक गठबंधन की नजरें। दलितों को आरक्षित सीटों से भी ज्यादा टिकट देकर राहुल गांधी बंगाल समेत पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि संख्या बल के हिसाब से वो फैसला करेंगे। 2021 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं का 50% वोट टीएमसी को गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस की भी महिला वोट पर नजर है और उसने 44 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। यानी टिकट में मुस्लिम, दलित और महिला वाला दांव खेलकर कांग्रेस ने ममता को झटका तो दिया। पार्टी ने यह परवाह नहीं की है कि राज्य में क्या होगा, बल्कि उसका फोकस अपनी सीटें बढ़ाने पर है। भले ही ममता नाराज हो जाएं, कांग्रेस के टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तो यही संकेत दे रहा है।